एनालाइज करने की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको आज क्या सीखने की जरूरत है, हम बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सी बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। हम अभी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को भी इन डेप्थ सीखने वाले हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करो। आप फंडामेंटल एनालिसिस का शॉर्ट में बताऊं क्या मतलब होता है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। सबसे पहले मुझे देखना है कि भाई जो भी मैं चीज खरीद रहा हूं, क्या वो मुझे सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है, वॉरेन बफे बोलते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बड़े बड़े टर्म्स बोल के। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर लोग आपको गाइड करेंगे कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि मैं जो भी बाय कर रहा हूं, मैं जो भी स्टॉक बाय कर रहा हूं, वो उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बाय कर रहा हूं या नीचे बाय कर रहा हूं। देखो, दो चीजें होती है, एक होती है वैल्यू और एक होती है प्राइस। प्राइस वो है जो आप देते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। एंड इट इज नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट। सी, मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करता हूं। आप कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए पैसा देते हो, चाहे आज वो गाड़ी हो या अपना हेयर कट आप करवाते हो। आपने हेयर कट के लिए पैसा दिया और आपको उसके बदले में वैल्यू मिली। अब आपको देखना, वैल्यू उस हिसाब से मिली नहीं मिली। किसी ने आपसे 50 रुपए हेयर कट के चार्ज करे और उसने आपको मजा दे दिया। उसने हेयर कट के बाद आपकी फ्री में मसाज भी करी, बाल काटने से पहले शैम्पू भी किया, आपको लगा यार वैल्यू बहुत अच्छी दी है, और 50 रुपए तो कुछ भी नहीं है। और किसी ने आपसे 500 रुपए लिए हेयर कट के और उसने आपको सेटिस्फाई भी नहीं किया, आपको मजा भी नहीं आया और हेयर कट भी बेकार हुआ। अब आप बोलोगे वैल्यू नहीं मिली। तो अब ये तो हुआ एक रियल लाइफ एग्जांपल वैल्यू का। पर जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, अभी हम स्टॉक की बात करें, एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूं। अब आपको गोल्ड में क्या पता लगता है कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, मेरे पास एक प्रीशियस मेटल आ रहा है, आज वो मान लीजिए 50,000 का भाव है उसका 10 ग्राम का, तो आप 50,000 रुपए देके आज गोल्ड लेकर आ रहे हो। अब आपको कैसे पता आपने खरीदा महंगा या सस्ता खरीदा? सी, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो। आपने प्राइस दिया, आपको वैल्यू मिली, आपको गोल्ड मिल गया। एक चीज यहां पर ये है कि क्योंकि आपको ये पता है कि गोल्ड का तो यार यूनिवर्सल वैल्यू सेम है। आजकल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट डेफिनेटली कर सकता है, बट अगर मैंने आज 50,000 का खरीदा है तो वो 50,000 का बिक भी सकता है। स्टॉक के केस में भी ये है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, अब ये गोल्ड की जगह में रियल एस्टेट पे आ जाता है। अब आपको समझ आएगा, आपने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी, अब वो 1 करोड़ की है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? गोल्ड तो सबके पास सेम है, किसी भी ज्वेलर के पास जाओगे एक ही रेट देगा कोई भी। बट यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हो रियल एस्टेट खरीदने, चीजें बदल कैसे जाती है। एक प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की ले रहे हो, अब आप कहेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप कहोगे लोकेशन मैटर करती है, उसके बाद आप कहोगे मान लीजिए आप कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसके भैया कंस्ट्रक्शन किस तरीके की हुई है वो मैटर करती है, उसका एरिया मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं, वो बहुत सारी चीजों की एनालिसिस आप करते हो और उसके बाद आप खरीदते हो। तो आपको ये पता लगता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सब कुछ देखने के बाद फिर आप पीयर कंपैरिजन करते हो। पीयर कंपैरिजन क्या होता है, और ये हम स्टॉक मार्केट में भी करने वाले हैं। पीयर कंपैरिजन क्या है कि भैया 1 करोड़ का फ्लैट यहाँ पे मिल रहा है और 1 करोड़ का फ्लैट 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है, बट यार ये वाला फ्लैट ज्यादा अच्छा है, इसका साइज भी बड़ा है, इसमें 1 BHK मेरे को ज्यादा भी मिल रहा है, वो 3 BHK है। मान लीजिए आपको लगता है यार 4 BHK मिल रहा है मुझे तो, और यहाँ पे यार इसकी जो फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, इसकी लोकेशन भी बेटर है, मार्केट भी पास है, स्कूल भी पास है, आपका हॉस्पिटल भी पास है, ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी पास है। सो अब आपने बहुत सारे फैक्टर ऐड कर दिए और उसके बाद आपको ये क्या दिखता है, मैंने एक पीयर कंपैरिजन किया कि ये बेटर है। अब आप क्या करते हो, थोड़ा सा और सर्च करते हो, आपको पता लगता है एक और फ्लैट है वो 95 लाख में मिल रहा है और वो बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे 95 वाला बेटर है। अब ये आप कैसे पहुंचे कंक्लूजन पे, क्योंकि आपने कोई ना कोई एनालिसिस करी है। स्टॉक मार्केट में भी एक राइट कंक्लूजन पे पहुंचना जरूरी है कि हम 1 रुपया भी दे रहे हैं ना, वो हमारा फालतू का नहीं आया हुआ, हमने मेहनत से कमाया। तो हम राइट इन्वेस्टमेंट करें। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप सब कमेंट्स में लिख के बताओगे। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है उससे कम भाव में खरीद लेते हैं। अब आपको एक झटके में, एक क्लिक में पता लग जाएगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप 1 सेकंड में चेक कर लोगे कि प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा है, कम में मिल रहा है।
और ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 आ जाता है यार चीज तो ऊपर में मिल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर में मिल रही है, तब भी उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब आपको लगेगा यार इंट्रिंसिक वैल्यू से तो कम प्राइस आ ही नहीं रहा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अब मार्केट के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आप आज खुद से शायद निकालने जाएंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं आपको एक क्लिक में बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। ये तो आपको पता लग ही जाएगा कि प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे है, कम पे है। कम पे है तो मेरे लिए सबसे पहला चेकलिस्ट है कि डन, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। अब आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियोज कैसे बनते हैं? रेशियो देखो, मैं ना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। पहली बात तो मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं फाइनेंस से, और मैथमेटिक्स मुझे स्कूल में बहुत कम समझ आती है, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग को ऑप्ट नहीं किया। तो पढ़ाई करी बट मुझे समझ आया यार ये नंबर्स मेरे दिमाग से ऊपर की चीज है। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल चीजें समझ आती है। सिंपल, कोई मेरे से सिंपलिसिटी से बात करेगा ना मुझे समझ आएगा। तो यहाँ पे सिंपल चीजें समझनी है। रेशियोज बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको 3 रेशियोज हाईली इंपॉर्टेंट है, चेक करें। अब वो 3 रेशियोज क्या है? सबसे पहले पीई रेशियो। आपको पीई रेशियो को समझना है। ये पीई रेशियो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं आपको इतना आसान बना दूंगा, इसको अभी समझा दूंगा क्या होता है। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा रेशियो होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, और एक तीसरा रेशियो आपको जो देखना है वो है डेट टू इक्विटी। ये 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारे और रेशियोज हैं, बट एक बेसिक एनालिसिस के लिए ये तो मुझे चेक करना ही है। और एक रेशियो अगर मैं इसमें ऐड और कर दूं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो वो होगा मेरे लिए करंट रेशियो। अब मैं आपको अभी समझा दूंगा, पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ये क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। तो पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, मतलब जो आज मैं प्राइस दे रहा हूँ उसके हिसाब से कंपनी कमा क्या रही है। हो सकता है वो प्राइस जो आज मैं पे कर रहा हूँ वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब वैल्यू कम है बट प्राइस ज्यादा है, बट कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, और या फिर आने वाले टाइम में उसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, लोग कभी भी करंट मार्केट सिचुएशन को देख के इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। अब अगर आपको ऐसा लगता है, मार्केट को ऐसा लगता है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ज्यादा पीई देगा। ज्यादा पीई क्या देगा? मतलब प्राइस उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है। अब देखो, पी का मतलब है प्राइस अपॉन अर्निंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसे हटा दूँ क्योंकि बहुत कुछ और भी लिखना बाकी है। तो आज अर्निंग कम है और प्राइस ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए आपको अर्निंग के लिए अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, बट मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लीजिए एक शेयर पे कंपनी कमा 10 रही है और उसका प्राइस 100 है, तो पी आ जाएगा 10 का, ठीक है। बट अगर प्राइस हो गया 1000, अब मार्केट ज्यादा पी देता है, कई शेयर्स को देता है, आप टेस्ला को देख लो, अडानी को देख लो, तो ज्यादा पी देता है मार्केट, क्योंकि लगता है फ्यूचर में अर्निंग बढ़ सकती है। तो आज आपको दिखेगा यार पी तो हो गया 100 का, बट अगर कल को अर्निंग बढ़ गई, अर्निंग ही 100 की हो गई, तो कल को ये 100 की जगह 10 का रह जाएगा पी। तो प्राइस आज मार्केट ज्यादा दे सकती है किसी भी स्टॉक को, सो दिस इज प्राइस टू अर्निंग। बट अब होता क्या है, अगर आपको दिख रहा है प्राइस आपको दिख रहा है 100 का है और अर्निंग पर शेयर है आपका 100 का, पी आ रहा है 10 का, तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में आप कहोगे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताओ। देसी लैंग्वेज में मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी को पैसा दे रहे हो, अगर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हो, मतलब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और उसका पी 10 का है, तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए दे, इसका मतलब ये होता है आज आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए दे रहे हो सकता है आपको लगे यार कल को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपका, क्योंकि कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ गई तो पी और कम हो जाएगा, हो सकता है कंपनी का पी 5 का रहे। बट अगर आज आपको दिखता है पीई है 100 का, तो आप देसी लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यार आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपए दे रहे, इसका मतलब ये हुआ। तो पी जितना कम होगा उतना अच्छा है। ऐसे ही होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब एक तो हुई कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है, देखो हर बिजनेस का फोकस क्या होता है? अर्निंग। बट एक होती है बुक वैल्यू, कंपनी के पास है क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसके पास है क्या। आज अगर कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पीबी रेशियो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी बुक वैल्यू, एग्जांपल के लिए बुक वैल्यू पर शेयर 100 आ रही है और प्राइस भी 100 का है, तो आपका पीबी रेशियो 1 का आ जाएगा। 1 का पीबी रेशियो, 2 का पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा होगा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो मार्केट है
वो ज्यादा पीबी रेशियो दे रहा है, प्राइस ज्यादा हो चुका है, बट बुक वैल्यू नहीं है इतनी। ऐसी कई कंपनीज हो सकती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। ऐसी कई कंपनीज हो सकती है जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो। आईटी कंपनीज के साथ ऐसा होता है, बुक वैल्यू ज्यादा नहीं है बट प्राइस ज्यादा है, तो उसके अंदर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तीसरा होता है डेट टू इक्विटी। अब डेट का मतलब आप सबको पता होगा, लोन, उधार। अब देखो ऐसा है, लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी, इसे समझो, डेट टू इक्विटी मतलब कि डेट ऊपर और इक्विटी नीचे। अब कंपनी दो तरीके से पैसा उठाती है, एक होती है तो वो लोन लेके उठा ले या वो शेयर्स बेच के उठा ले। अरे शेयर्स बेच के भी उसने पैसा उठाया हुआ है। डेट टू इक्विटी इज नॉट ऑलवेज बैड। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मार्केट से पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, आज मेरे पास 2 फैक्ट्री थी, मुझे लगानी है 5 फैक्ट्री, और मुझे पता है 5 फैक्ट्री लगा के ना बहुत बढ़िया काम हो सकता है किसी नई चीज में। मान लो आप कहते हो ईवी के अंदर कोई कंपनी आज 2 फैक्ट्रीज है, उसमें बैटरी बना रही है, कल को उसे 5 फैक्ट्री लगानी है। अब पैसा तो है नहीं, तो उसके पास 2 इलाज है, या तो शेयर्स बेच के पैसा आ जाए या फिर लोन लिया जाए। क्या लेना चाहिए? आप कहोगे ये तो डिपेंड करता है, बट ये डिपेंड ये करता है कि हमेशा डेट सस्ता मिलता है, लोन हमेशा चीप होता है, इक्विटी देना महंगा होता है। स्टार्टिंग में आजकल देख लो आप, स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, हर किसी को इक्विटी के बदले में पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर लोन मिलेगा नहीं और इक्विटी के बदले में पैसा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, आज आप देखिए जिन कंपनीज को बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना अपने ऊपर, वो अपनी इक्विटीज जल्दी देती नहीं। उन्हें पता है यार हम बढ़िया करें। एग्जाम्पल ज़ीरोधा, आप लोगों ने हो सकता है ज़ीरोधा पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया हो, तो ज़ीरोधा ने इक्विटी दी नहीं, अगर जरूरत होगी एक्सपेंशन की तो लोन ले ले। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि कम होना चाहिए। कंपनी ने पहले इक्विटी देके पैसा लिया हुआ, फिर वो और अगर लोन लेती जा रही है तो वो थोड़ा सा गलत है। बट डेट लेना भी गलत नहीं है अगर डेट की रीपेइंग कैपेसिटी है। तो अगर डेट की रीपेइंग कैपेसिटी है कंपनी पर, तो लोन लेना गलत नहीं, क्योंकि लोन सस्ता पड़ेगा। अगर आपने, एग्जांपल के लिए मैं ज़रूरत की बात कर रहा था, अगर आपने ज़रूरत पे अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। सो ज़ीरोधा इज अ मार्केट लीडर, यू कैन ओपन योर अकाउंट। अब यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर रहे थे, इसी पे आते हैं। अब अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखता है 2 का है या 10 का है या 20 का है, तो इससे क्या पता लगता है? सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, इससे ये पता लगता है कि कंपनी ने 2 गुना लोन लिया हुआ है जितना उसने इक्विटी से पैसा उठाया हुआ है, तो लोन से डबल पैसा उठाया हुआ है। 10 है तो 10 गुना पैसा उठाया हुआ है। इक्विटी के कंपैरिजन में पैसा दोनों से उठाया हुआ है, पैसा दोनों से उठाया हुआ है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में लोन ज्यादा लिया हुआ है। बट लोन लेना इज नॉट ऑलवेज बैड, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रीपेइंग कैपेसिटी देखनी है, और उसके लिए जस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो सकती है, बने रहो, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, लोगों को ये सीखने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आप 50 वीडियो देखोगे ना, तब जाके आपको ये सिंपल चीजें हैं लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाई हुई। लोगों को लगता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यार, कोई मतलब बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, फाइनेंस के अंदर है, सिर्फ वही इस चीजों को समझ सकता है। यही तो मैं तोड़ना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है, पर मैंने चीजों को जिस तरीके से खुद समझा ना, एक सिंपल लैंग्वेज में हर किसी को समझ आ सकता है, मेरा मानना। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना। सो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, ये हमारा आइडियल पॉइंट है। बट हम एक चेक और ऊपर लगाएंगे इसके ऊपर कि डेट कंपनी ने लिया हुआ है, बट उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके लिए क्या करना है, आई विल जस्ट टेल यू। फाइनली करंट रेशियो। अब एक करंट रेशियो क्या है? वेल, अकाउंट्स में जो लोग हैं उन्हें सब पता ही है करंट रेशियो क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आज का करंट हम बात कर रहे हैं, टोटल बात नहीं कर रहे, मतलब आज क्या, अभी हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। करंट एसेट मतलब जिससे तुरंत पैसा आ सकता है, या करंट लायबिलिटीज मतलब जो पैसा तुरंत देना है कंपनी को। तो एसेट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी के पास मान लो 20 करोड़ के एसेट्स है और कंपनी की 10 करोड़ की लायबिलिटी है, तो करंट रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। 2 का रेशियो ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है। तो अब करंट रेशियो भी जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अब यहाँ पे पी रेशियो जितना हमारे लिए कम उतना बढ़िया, पीवी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया। डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा बोलते हैं आइडियली कि कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, बट मैंने आपको बताया इसके ऊपर एक और चेक है कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। और फाइनली करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो ये 4 रेशियोज आपको समझना जरूरी है
और इससे आपकी एक बेसिक रेशियो एनालिसिस हो गई। बट अभी भी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? अभी हमने ये देखा हम सस्ते में खरीद रहे नहीं खरीद रहे, फिर कुछ रेशियोज देख के हमें समझ आया, अर्निंग समझ आ रही है, बुक वैल्यू समझ आ रही है, डेट समझ आ रहा है और कंपनी के एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज समझ आ रही है। तो आपने काफी हद तक समझ लिया, बट अभी भी कुछ रहता है। अब क्या रहता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तीसरी चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो समझना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, बैलेंस शीट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आएगा हमें। मैं कह रहा हूं आप ही को समझ आएगा, अभी आप ही बताओगे मुझे। हमें बेसिक चीजें समझनी है। देखो हर बिजनेस का मेन फोकस क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। तो देखो दो चीजें होती है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स टर्म्स लिए और टॉप लाइन बॉटम लाइन, लोगों को नहीं समझ आता क्या है। अरे दो चीजें हैं, माल जो बिक रहा है उसे सेल्स कहते हैं या रेवेन्यू आना कहते हैं, ये होती है टॉप लाइन। और जो बच रहा है सब कुछ के बाद वो होता है कंपनी का प्रॉफिट, इसे बॉटम लाइन कहते हैं। हमें क्या देखना है, कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रही है नहीं, हमें ये देखना है। और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है नहीं, नंबर वन। नंबर टू, हमें देखना है, अभी हमने एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज की बात करी थी, पहले हमने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी की हैं वो ईयर ऑन ईयर उसमें क्या चेंज आ रहा है। एसेट हर साल बढ़ने चाहिए, लायबिलिटीज हर साल कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी बढ़िया कर रही है, सिंपल। तीसरी चीज, हर कंपनी के पास कैश होना चाहिए। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास कैश है नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बड़ी कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज हैं, पैसा उठाया हुआ है गया कहीं तो होगा ना, या तो एसेट्स में होगा, कंपनी ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो उससे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, एसेट्स में होगा पैसा, या फिर कंपनी में कैश भी तो होगा। कंपनी कितने कैश के साथ बैठी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे तीसरा कैश फ्लो चेक करना है कंपनी, कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर कैसा चल रहा है। अब देखो अगर कंपनी लगातार सेल बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही है और कैश फ्लो बढ़ रहा है, बस इसे ही कहते हैं बैलेंस शीट चेक। आपको मुझसे सुन के लग रहा है मुश्किल चीजें नहीं है, ये इजी है यार, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अगर ये जितना इस स्क्रीन पर लिखा है इसके अलावा मैं कह रहा हूं ये कर लिया, 90% फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर ली, इसके बाद जो बची हुई 10% है वो एक्सपर्ट्स को करने दो। एक्सपर्टीज आपको भी आ जाएगी, किसी भी फील्ड में 5 साल देने हैं और आपको भी एक्सपर्टीज आ जाएगी। अब यही काम आप 5 साल तक करते हो, आप